नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नायर 451 में। पर आज हम आप लोगों को हिंदी के बहुत ही सबसे बड़े महाकाव्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर में की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्संदा में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में उदीपवृत मालाएं अनंत के शोभन की भांति गंभीर रहस्यमय संगीत में मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रूप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गंभीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्ज्वलता प्रभाव में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनश्रुति झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक ना थी, ना मूछें मुड़ी हुई थी, ना बाल संवारे हुए थे, कलाई पर घड़ी ना थी, यहाँ तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी ना था। यहाँ तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर ज्ञान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसे मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसी भी आज ही वह निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं ना जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कतार स्वर में कहा। 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा ना खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा मैं सारे कष्ट झेल लूँगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसू का आवेग उसके बाबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। युवक मुंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युवक की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित ना किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम होगी। प्रोफेसर को हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार ही उस पर आँख मिचौली के खेल में उन्हें प्रेम का रतन मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे शोभन के सामने कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती। जब तक निर्दय पहाड़ी उसे आड़ में ना कर लेती, पर अभी साल भी ना गुजरा पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वर्ती मिल गई। मित्रों ने बधाई दी, किसके ऐसे भाग्य है जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न था। वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बाधाएं मिली थी, यहाँ उससे कई अधिक बाधाएं मिली, किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रशासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी।
की धोती छाँटेगी, उसके पाँव दबाएगी और उसके पंखा झेलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य ही के प्रति होती है। वह उसको सोने का मंदिर बनवाएगी, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगी, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वह सभी वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी ना सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक तब दम ना लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा ना कर लिया। माता पिता ने उसे कलंगिन और ना जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गई। स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीपस्थ गांवों के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी। इस समय केशव के प्रेम कतार आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दूं प्यारे मत जाओ, थोड़ी ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो ना कटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आधा महीना लग जाता था तो वह विकल्प हो जाया करती थी। यहीं जी चाहता था उठकर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने कठोरता से इन निराशजनक भाव को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी नहीं यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सामान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियाँ ही मेरे जीवन का आधार होगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियाँ अपने साथ लाएगा वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जी न लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराकर कहा, देखना विलायत मिसों के जाल में ना फंस जाना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम्हें यह संदेह है तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं दिल्लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठा कर ना देखूं। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की है नहीं। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी ना मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर धुली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। ये फूल जरा भी कुम्हलाने ना पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़े के चरण छुए, छोटों के गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन पर पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्रा को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बाहर देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहाँ जी बहला लेंगे। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उनसे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीने तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था।
पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखता तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता ही ना था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती थी कि व्यर्थ जाने दिया, कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी ना हो। लेकिन छठे महीने से पत्रों में भी विलप होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदली से लिखा हुआ। काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी, केशव को आंखों से देखती रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और ना बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा, वह अब एक दूसरी की कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ ना छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मेके वाले समझा कर हार गए। कुछ रुपये उसने सब जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल वालों में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका भी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियां की कहीं कमी नहीं रहती। विदा होते समय सास ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ ना लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी ना लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहाँ इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है। ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी सभी शांत होती जा रही। बम्बई बंदर से जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही हो। 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थी। सुभद्रा को ना जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई, ना मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गई जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन ना रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नी थी, कई अच्छे अंग्रेज घरों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सीखने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाऊं और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए। याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था। तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा सा छा गया। वह उनके से इतने समीप है, चाहे रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ स्पर्श तक कर सकती है। अब यह उससे भाग कर कहाँ जाएगी। उनके पत्रों की अब उसे कोई ना चिंता थी। कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनसे होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुएं में बिजली की लालटेन रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में
स्त्री पुरुष और सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोस से कितना प्रेम है, मानो किसी को चिंता ही नहीं, मानो सभी प्रसन्न हैं। जब ये लोग इतने एकराक होकर सब काम कर सकते हैं, जिस समय जो काम करना है जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है। और एक हम है कि ना हंसते हैं ना रोते हैं, मौन बने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं, काम तो सारा दिन करते हैं, भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम से नहीं लगते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को जाते देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। बल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उनके कारण तो, यदि वह बराबर पत्र लिखते जाते तो वह क्यों आती। लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे केशव उसका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों मुस्कुराकर बात करते चले जाते हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था, वह भारतीय बालिका थी, उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज़्यादा सुभद्रा को और कुछ ना दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई ना देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी। यह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पाँव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो, पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए। अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक छोटी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थी, जिनमें संसार की विभूतियाँ गर्व से फूली उठी थी। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती, पग पग पर भाती के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई, कुछ खबर ही नहीं। फिर उसने सोचा, यो कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर से लौटेंगे भी। यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहां पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृह स्वाभिमानी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुध किसे थी? वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया। 1 बज गया, 2 बज गया, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चला गया। मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है, चलो सो रही हूँ। लेकिन फिर ख्याल आ गया, कहीं आ ना रहे हूँ। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातः काल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिए, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं। सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी ना कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटी, कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उससे में कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी के वरदान हो। एक एक अंग से प्रतिमा विकर्णी हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की एवं तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसकी
प्रमाण यह है कि यहाँ सिविंग मशीन मौजूद है। सुविधाराम, मैं 2 लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ। शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई है? युवती, नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने सुकंचाते हुए कहा, वह तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती आती हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता है, पर वह इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ करते ही नहीं। अभी तो मैंने यही कह कर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुविधा, तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं चाहती थी आप महीनों लगा दे। सुविधा, वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी। मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंसी। कमरे में प्रकाश की लहरें सी उठ गई। बोली, इसके लिए तो पुरस्कार वह देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियाँ कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में आई हो, तुम्हारे पति भी साथ होंगे। सुमित्रा ने बहाना किया। बोली, वह इस समय जर्मनी में है। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहाँ गए हैं। तुम भी संगीत जानती हो? बहुत थोड़ा। केशव को संगीत बहुत प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक पड़ी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गई? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा का ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी ज़िंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। अभी साल भर भी तो आए या नहीं हुए। तुम देखकर प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श है। मनुष्य मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया है, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझे ना रूप है ना लावण्य। ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊँगी। सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त नहीं, मानो प्राण निकल गए। वह कितनी निस्सहाय है, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है। अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोना के सिवा और क्या। उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल सी हो गई थी, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। हाँ, यह है उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दे। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखों सामने आ गई। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर थमका था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उससे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबरा कर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा। रात भर पंखा चलता रहा। वहीं केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब उठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी? वह तो उसी का अपना प्राणधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है। उसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ही नहीं उनके हृदय पर विजय पाई। हाय, उसने कितनी बार केशव से कहा था, मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैं
तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवन मतलब वाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुठ्ठियां बन जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी होठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तिर ज्वाला चमक रही थी। जो जो केशव के इस निठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसके लिए झेले थे, उनका चित्त प्रतिकार के लिए विकल हो जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोविलयन का लेस भी होता, तो उससे इतना दुख न होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता है कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे। अगर वह उनके योग्य नहीं होती तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था? विवाह करने के बाद भी उसे क्यों ना ठुकरा दिया था? क्यों प्रेम का बीज बोया था? और आज अब जब वह बीज पल्लव में लहराने लगा, उसकी जड़ उसके अंतरल एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई। उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचना और पालने में प्रवृत्त हो गया। तो वह आज उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा? सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी हुई। सुभद्रा इसका बड़ा भांडा फोड़ कर केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों ना पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की निष्ठा, स्वार्थपरता और कायरता की कल्ली खोल देगी। उसके पंडिताई, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। और खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी, उस समय उससे सारा कच्चा चीठा बयां कर लूँगी।